हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक डिस्कशन स्टार्ट की थी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है हमारे पास FAR 1 के अंदर IS 16 को खास तौर पे लेके। तो आज हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के ऊपर ही डिटेल में डिस्कशन करते हैं, मूव करते हैं क्लास की तरफ। तो हमने कहा था कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो मॉडल्स अवेलेबल हैं, एक है कॉस्ट मॉडल, एक है रिवोल्यूशन मॉडल। इन दोनों मॉडल्स के दरमियान में जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है वो क्या है? डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है कॉस्ट मॉडल के ऊपर भी, मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है रिवोल्यूशन मॉडल के ऊपर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं उनके ऊपर एक डिस्कशन कर लेनी चाहिए, और फिर हमें कॉस्ट मॉडल के ऊपर आगे इसको क्लोज करेंगे, और फिर हमें इवेंचुअली रिवोल्यूशन मॉडल को स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो बात आगे बढ़ाते हैं कि हमें इन दोनों मॉडल्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेप्रिसिएशन। हमें डेप्रिसिएशन को डिस्कस करना है और डेप्रिसिएशन के मेथड्स को देखना है। तो हम डिटेल में पहले डेप्रिसिएशन मेथड डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं बेसिकली ये आपने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं PRC 4 IT के पेपर के अंदर, बट हमें उनको दोबारा से डिस्कस करते हैं, उसके अंदर कुछ छोटी मोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो उसके बाद फिर हम दोबारा से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, डेप्रिसिएशन मेथड्स। अच्छा, जब मैं डिप्रिसिएशन मेथड्स की बात करता हूँ तो डिप्रिसिएशन मेथड को समझाने से पहले हमने कहा कि हमारे पास कोई भी एक एसेट है, और एसेट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। चलो मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अब ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इसकी वैल्यू में डिक्रीज होने की मल्टीपल रीजन है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं कि जो भी आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया है इसकी वैल्यू में कमी होगी। किस वजह से कमी होगी उसकी मल्टीपल रीजंस है। मैं यहाँ पे कुछ रीजंस आइडेंटिफाई करता हूँ और फिर उसको हम वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक मिनट। सो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो सबसे पहली रीजन है वो है डेप्रिसिएशन। इसकी एक और रीजन है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेयरमेंट। और इसकी एक और रीजन है किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू डिक्रीज होने की, और वो है रीवैल्यूएशन। सो बेसिकली ये तीन डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू में डिक्रीज आता है, इंक्रीज भी आता है, वो इंक्रीज को भी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इन शॉर्ट अभी मैं ये कह सकता हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जिससे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा। तो मैं डेप्रिसिएशन को अगर यहाँ पे डिफाइन करूं कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो सादे लफ्जों के अंदर डेप्रिसिएशन में कह सकता हूं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, जो भी रेलेवेंट एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, टेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट्स है। ये डिक्रीज की रीजन क्या है? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस। अब यहां पे जो मैंने वर्ड यूज किया, मैंने कहा कि ये जो नॉर्मल वियर एंड टियर का वर्ड यूज किया, नॉर्मल वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस, ये जो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हुआ है ये एक नॉर्मल वियर एंड टियर है, नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करना। वियर एंड टियर का मतलब क्या है? मैं आपको इसकी मिसाल दूं कि लेट से मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने गाड़ी खरीदी है, मैं गाड़ी लेके चला रहा हूं, और गाड़ी चलाते हुए इस्तेमाल करते हुए वो अपनी वैल्यू में कुछ कमी कर रही है। क्यों कमी कर रही है? मॉडल पुराना होता जा रहा है, गाड़ी कुछ चल रही है, उसमें कुछ छोटे मोटे कोई स्क्रैचेस आ रहे होंगे, उसकी कोई छोटी मोटी रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए होगी, उसको मैं नॉर्मल वियर एंड टीयर कहता हूं। इसी तरह मैंने एक
टेबल लिया है, मैंने जब टेबल लिया मैंने 10,000 रुपये का लिया, ये जो टेबल है मैं 4 साल 5 साल इस्तेमाल करके बेचता हूं तो ये 10,000 रुपये का नहीं बिकेगा, ये कम वैल्यू के ऊपर बिकेगा। क्यों? क्योंकि जितना साल मैंने उस एसेट को इस्तेमाल किया है उस सालों में मैं एसेट इस्तेमाल करने की वजह से पुराना हो चुका है, कहीं से पॉलिश खराब होगी, कहीं से उसकी कोई लकड़ी उखड़ी हुई होगी, तो वो इस्तेमाल की वजह से अपनी कुछ वैल्यू लूज कर चुका है। ऑब्सलेस का वर्ड नॉर्मली यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी आइटम्स के लिए। अगर आप मोबाइल की बात करते हो तो आप आज से 10 साल पुराना मोबाइल लेके आओगे, उसके ऊपर आप आज की रिसेंट एप्लीकेशन चलाने की कोशिश करोगे, नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है। जब भी आपके पास कोई टेक्नोलॉजिकल एसेट आता है, जिसमें आप लैपटॉप की बात कर लो, आप इवन अभी मोबाइल की बात कर लो, आगे चल के FR2 के अंदर आप सॉफ्टवेयर की बात करोगे, तो उनकी एक लाइफ होती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती जाती है। आज हम लैपटॉप्स की ऊपर बात कर रहे हैं, उससे पहले जब हम बात किया करते थे तो पीसी सिस्टम हुआ करते थे, पीसी सिस्टम से पहले बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स हुआ करते थे, उसको फिर हम पीसी सिस्टम में ले गए, पीसी से हम लोग लैपटॉप पे आए, लैपटॉप से हम टैबलेट के ऊपर आए, टैबलेट से हम मोबाइल फोन के ऊपर आते रहे, हमारी जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती रही, तो जो पुराने टेक्नोलॉजिकल आइटम्स थे वो ऑब्सलीट होते गए विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे वो ऑब्सलीट होते गए उनकी डिमांड कम होती गई, उनकी वैल्यू में कमी आती गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी एसेट्स हैं वो इस्तेमाल करने की वजह से, नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से अपनी वैल्यू खत्म करते हैं। अब क्या ये वैल्यू अचानक से खत्म हो जाती है? नहीं, ये वैल्यू अचानक से खत्म नहीं होती, ये वैल्यू ग्रेजुअली कम होती है जैसे जैसे उस एसेट की लाइफ गुजरती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट मैं ऐड करूंगा वो मैं ऐड करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ देयर लाइफ। अच्छा, इसके ऊपर भी हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है कि हर एसेट की एक लाइफ होती है। हर एसेट की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है कि वो लाइफ टाइम के ऊपर है या उसकी यूजेज के ऊपर है। सो इन शॉर्ट, अगर मैं डिप्रिसिएशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रेशन इज द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, बट डिक्रीज तो इम्पेयरमेंट भी कहते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को तो इम्पेयरमेंट भी कहते हैं। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट तो रिवैल्यूएशन की वजह से भी हो सकती है। ये डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट किसकी वजह से है? नॉर्मल वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस ओवर द पीरियड ऑफ यूज। एसेट की लाइफ के ऊपर जो आपके पास वैल्यू में कमी आ रही है उसको आप लोग बोलोगे डिप्रिसिएशन। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं इंपेयरमेंट और रिवैल्यूएशन को बड़ा ब्रीफली से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अभी इसके ऊपर मैं ज्यादा कहानी नहीं कर रहा। अभी हम रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ेंगे तो रिवैल्यूएशन के ऊपर कहानी पूरी करेंगे, इंपेयरमेंट पढ़ेंगे, इंपेयरमेंट के ऊपर पूरी कहानी करेंगे, और फिर मैं दोबारा से आपको एक कंपैरिजन दे दूंगा डिप्रिसिएशन का, इंपेयरमेंट का, रिवैल्यूएशन का। अभी मेन फोकस डिप्रिसिएशन है, लेकिन इंपेयरमेंट क्या होती है? डिप्रिसिएशन के ऊपर हमने कहा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस ओवर द पीरियड ऑफ यूज। जबकि इंपेयरमेंट क्या है? इंपेयरमेंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है अचानक से, नॉर्मल वियर एंड टियर नहीं है। आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी ली और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी वैल्यू में एकदम से डिक्लाइन आ गया है। आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन आपने लिया, हाथ से गिरा, नीचे गिरा, उसकी स्क्रीन टूट गई। अब मोबाइल की स्क्रीन टूटने से उसकी वैल्यू में एकदम से कमी आई है। ये कोई एक अचानक से कोई सडन आपके पास इवेंट हुआ। इवेंट क्या हुआ? आपका जो एसेट था डैमेज हो गया, डैमेज होने की वजह से उसने वैल्यू गिराई। ये मैंने आपको एक रीजन बता रहा हूँ, इंपेयरमेंट की मल्टीपल रीजन होती है, ये मैं अभी एक रीजन बता रहा हूँ। तो ये जो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है, ये एक सडन कोई डैमेज हुआ, कोई हादसा पेश आया, उसकी वजह से अचानक से एसेट ने वैल्यू गिरा दी, ये इंपेयरमेंट है। डिप्रिसिएशन अचानक नहीं होती, वो ग्रेजुअली एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी लाइफ गुजार रहे हैं, और ग्रेजुअली आपके पास इसकी वैल्यू में कमी हो रही है। अच्छा, अब इसी तरह रिवैल्यूएशन क्या है? रिवैल्यूएशन हम रिवैल्यूएशन मॉडल में जाके पढ़ेंगे कि हमने ये डिस्कशन की थी कल पिछली क्लास के अंदर भी कि हमारे पास एक एसेट की कैरिंग वैल्यू होती है कि मेरी बुक्स में एसेट किस वैल्यू के ऊपर मेजर किया जा रहा है। हो सकता है मार्केट में एसेट की वैल्यू वो ना हो या फेयर वैल्यू वो ना हो जो हमने अपने पास एसेट की वैल्यू मेजर की है। तो फेयर वैल्यू का चेंज जो भी आएगा मार्केट में, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का जो चेंज है, उस चेंज को हम डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। तो वो हम डिटेल जाके डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल में। सो बेसिकली वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस ओवर द पीरियड ऑफ यूज। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि लेट से लाइफ की बात हम करते हैं, और लाइफ के ऊपर भी मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, लेकिन
मैं आपको एक बेसिक पहले कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर हम लाइफ के ऊपर भी जाते हैं। लेट से आपने यहाँ पे एक एसिड, आपके पास साल स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर, 1 जनवरी 2024 को आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है। ये साल आपका एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2024। अगला साल आपका एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2025। उससे अगला साल आपका एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2026, और उससे अगला साल आपका एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2027। मैं अज्यूम करता हूं कि मैंने इस डेट के ऊपर साल के शुरू में ही यहाँ पे एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लेट से कोई प्लांट था वो एक्वायर किया। इस प्लांट को कोई मशीनरी है, कोई प्लांट एंड मशीनरी है, वो एक्वायर किया, और यहाँ पे मैंने एक्विजिशन की है। इस प्लांट को मैंने एक्वायर किया। अच्छा, अब जब मैंने ये प्लांट एक्वायर किया तो इस प्लांट को एक्वायर करते वक्त इसी तारीख के ऊपर मैंने दो तीन चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। जिस दिन एक्विजिशन हुई है, जिस दिन वो मैंने एसेट एक्वायर किया है, उस दिन मैंने यहाँ पे दो तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि इनिशियल मेजरमेंट करोगे। इनिशियल मेजरमेंट करने का मतलब है कि आपको प्लांट की कॉस्ट पता होनी चाहिए कि प्लांट की आपकी कॉस्ट यहाँ पे आपको क्या है। तो हमने जब प्लांट एक्वायर किया तो उस तारीख को मुझे एसेट की, प्लांट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मेरे पास थी इनिशियल मेजरमेंट। अच्छा, प्लांट को कॉस्ट डिस्कस करने के बाद जो अगली चीज हमने डिस्कस करनी है वो यहाँ पे हमने लेनी है उसकी लाइफ। हमारे पास प्लांट की लाइफ क्या है। अच्छा, अब ये जो लाइफ ऑफ प्लांट है ना, इसको मैं आपको समझाता हूं कि लाइफ कैलकुलेट कैसे की जाती है। ये मैं आपको भी डिफरेंट छोटे छोटे कंसेप्ट समझाता जा रहा हूं, फिर हम इसके ऊपर डिप्रिसिएशन मेथड के ऊपर आ जाएंगे। यहां पे मैं लाइफ को एक्सप्लेन करता हूं। किसी भी एसिड की प्लांट इक्विपमेंट है, उसकी जो लाइफ है वो लाइफ कितनी तरह की होती है। किसी भी प्लांट की जो लाइफ है, अगर उसको मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। आप लाइफ मेजर करोगे या तो टाइम के हिसाब से या उसकी कैपेसिटी या आउटपुट के हिसाब से। इसको कैपेसिटी बोलो या आउटपुट बोलो। The life of any asset depends either on the time, या उसकी कैपेसिटी या उसके आउटपुट के हिसाब से मेजर की जाती है। अगर मैं टाइम के हिसाब से बात करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने मोबाइल एक्वायर किया है। अगर मैंने मोबाइल एक्वायर किया है तो इसकी लाइफ कितनी है। आप जब भी कोई भी एक एसेट एक्वायर करते हो तो आप एक एस्टिमेट लगाते हो, एक अंदाजा लगाते हो। अंदाजा किस चीज का, कि मैं इसको कितना अरसा इस्तेमाल करूंगा। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी ली, जब आप गाड़ी लेते हो तो आप एक एस्टिमेट लगाते हो, यार मैं कम से कम 5 साल इस गाड़ी को इस्तेमाल करूंगा। ये आपका एस्टिमेट है, और ये एस्टिमेट आप किस दिन लगा रहे हो, जिस दिन आपने वो एसेट एक्वायर किया था उस दिन आपने बैठ के एक अंदाजा लगाया है, एक एस्टिमेट लगाया है। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं एस्टिमेट का, कि हमारा ये एस्टिमेट है। आगे चल के हम एस्टिमेट के चेंजेस के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने एक अंदाजा लगाया कि यार ये जो मैंने गाड़ी खरीदी है मैं 5 साल इस्तेमाल करूंगा। ये अंदाजा मैंने उस दिन लगाया जिस दिन मैंने एसेट एक्वायर किया था। अब बाद में हो सकता है मैं एसेट को 5 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करूं, ये भी हो सकता है मैं एसेट को 5 साल से पहले पहले बेच दूं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस दिन एसेट मैंने खरीदा है उस दिन मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं। जैसे आपने एक एस्टिमेट लगाया कि यार मैं 5.5 ईयर्स में सीए कर लूंगा, ये आपका अंदाजा आज के दिन का है, ये एस्टिमेट आपके दिन का है। जब 3 साल गुजर गए तो आपने दोबारा से बैठ के सोचा कि यार मैंने अंदाजा लगाया था 5.5 ईयर्स के हिसाब से मैं सीए कर लूंगा। अब 3 साल गुजर चुके हैं, क्या मेरा वो अंदाजा अभी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। हो सकता है आप 3 साल जाके आप बाद आपको पता चले कि नहीं यार, वो जो अंदाजा था 5.5 ईयर्स वाला, नहीं मुझे 6 साल लग जाएंगे। या हो सकता है नहीं मैं 5 ईयर्स में कर लूंगा। तो वो एक अंदाजा लगाया था ना आपने, वो अंदाजा फ्यूचर में जाके चेंज हो सकता है। तो फ्यूचर में जब जाके चेंज होगा उसकी बात हम तब करेंगे कि अब चेंज हो गया तो क्या करना है।
अभी हम बात करें कि हमने जो अंदाजा लगाया वो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट लगाया कि हम इसको कितना टाइम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है जब हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे लाइफ इज मेजर्ड इन ईयर्स, कि हम यहाँ पे किसी भी एसिड की जो लाइफ है वो ईयर्स के हिसाब से मेंशन करेंगे। इस एसिड की लाइफ 4 ईयर्स है, इस एसिड की लाइफ 5 ईयर्स है, इस एसिड की लाइफ 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स है। तो जब भी ईयर्स के हिसाब से आप किसी भी एसिड की लाइफ को मेजर कर रहे हो तो इसका मतलब है हम उस एसिड की लाइफ को टाइम के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, कि उस एसिड की लाइफ टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसकी लाइफ गुजरती रहेगी। लेकिन कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनकी लाइफ डिपेंड है कैपेसिटी के ऊपर, आउटपुट के ऊपर। इसका मतलब है टाइम बेशक गुजरता रहे, उस एसिड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस एसिड के ऊपर फर्क कब पड़ेगा? जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो लाइफ है वो मेजर की जाती है या तो वो यूनिट्स के हिसाब से, या इसको मैं टोटल यूनिट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, या फिर कि ये जो एसिड है, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इसकी लाइफ टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये एसिड की लाइफ डिपेंड करती है इसकी टोटल कैपेसिटी के हिसाब से, टोटल कंजम्पशन के हिसाब से, टोटल यूजेज के हिसाब से। अब वो जो यूजेज है वो आप दो तरह से मेजर कर सकते हो। ये आप इसकी जो यूजेज है इसको आप मेजर कर सकते हो, या इसकी यूजेज को या इसकी कंजम्पशन को आप मेजर कर सकते हो टोटल यूनिट्स के हिसाब से, कि ये टोटल 10 लाख यूनिट्स बना सकती है। अब जिस साल आपने कोई यूनिट नहीं बनाए उसकी लाइफ कम नहीं होगी, जिस साल आपने कुछ यूनिट्स बनाए, जितने यूनिट्स बनाए उतनी लाइफ कम होगी। या इसकी लाइफ डिपेंड करती है और के हिसाब से कि कितने घंटे आपको मशीन काम करके देगी, ये मशीन कितने घंटे चल सकती है। इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि जब आपके पास एयरलाइन कंपनीज हैं तो एयरलाइन कंपनीज के पास जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी लाइफ ईयर के हिसाब से नहीं होती कि ये एयरक्राफ्ट 5 साल चलेगा, ये एयरक्राफ्ट 10 साल चलेगा। वहां पे जो लाइफ ऑफ द एयरक्राफ्ट है वो होती है ऑर्स के हिसाब से, फ्लाइंग ऑर्स के हिसाब से, क्योंकि एयरप्लेन की जो लाइफ है वो मेजर की जाती है फ्लाइंग ऑर्स के हिसाब से, कि ये जो प्लेन है ये 1 लाख घंटे चल सकता है। अब वो 1 लाख घंटे आप 5 साल में चलाओ, 10 साल में चलाओ, 20 साल में चलाओ, 25 साल में चलाओ, वो आपके ऊपर है, वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो जब जब आपका प्लेन फ्लाई करेगा वो इस्तेमाल होगा और उसकी वजह से वो वैल्यू कम करेगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत से स्टूडेंट, ये छोटी सी सिंपल सी बात है लेकिन इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि आपके पास एसिड की लाइफ है और डेप्रिसिएशन जो है वो लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर तो आपके पास एसिड की जो लाइफ है वो कैपेसिटी या आउटपुट मेथड के हिसाब से है, इसका मतलब है ये एसिड अपनी लाइफ या अपनी वैल्यू कब लूज करेगा, क्योंकि हमने कहा डिप्रिसिएशन क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसिड ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस ओवर द पीरियड ऑफ देयर लाइफ। तो अगर एक एसिड की लाइफ कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है तो जब जब उसके यूनिट्स या ऑर्स हम इस्तेमाल करेंगे तब वो वैल्यू लूज करेगा। अगर हम यूनिट्स या ऑर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो वैल्यू में कमी नहीं करेगा। लेकिन अगर एक एसिड इस नेचर का है कि उसकी लाइफ डिपेंडेंट है अपॉन टाइम, बेशक मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा
लेकिन टाइम गुजर रहा है, वो अपनी वैल्यू कम कर रहा है। अब स्टूडेंट इस बात को नहीं समझता, वो कहता है सर हमने तो एसिड इस्तेमाल नहीं किया, ये क्यों अपनी वैल्यू लूज कर गया है? क्योंकि टाइम गुजर रहा है, उसकी वैल्यू टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। मेरे पास एक एसिड है, मैं उसको ला के अपने पास रख के बैठ गया हूं, मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल ला के मैंने रख दिया है, ये मोबाइल मैं 3 साल के लिए इस्तेमाल कर सकता था, 3 साल बाद इस टेक्नोलॉजी ने ऑब्सोलीट हो जाना है। मैंने 3 साल इस्तेमाल किया ही नहीं, चौथे साल में मोबाइल को उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार ये इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा, ये चल क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो चुका है, मैंने तो इस्तेमाल किया नहीं। इसने वैल्यू क्यों कम कर दी? क्योंकि टाइम गुजर रहा था। तो बहुत से एसेट ऐसे हैं जिसको आप सिर्फ इस्तेमाल करने की वजह से डिप्रिशिएट नहीं करते, उनकी लाइफ डिपेंडेंट थी टाइम के ऊपर। टाइम गुजर रहा है, वो एसिड डिप्रिशिएट हो रहा है, बेशक आप उसको एक्चुअल में इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे। वो डिप्रिसिएशन मेथड जो कि एक्चुअल में इस्तेमाल होने की वजह से डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा या वैल्यू में कमी करेगा, वो कैपेसिटी या आउटपुट मेथड होगा आपका, क्योंकि वहां पे एक्चुअल यूजेज के हिसाब से एसिड को डिप्रिशिएट किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वापस उसी सिचुएशन के ऊपर आते हैं कि जब हम डिप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो हमने कहा कि जब भी आपने एक एसिड एक्वायर किया, तो डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर आपने क्या किया, आपने एसिड की एक लाइफ मेजर की। अच्छा, अब लाइफ के ऊपर एक और बात भी है। जब आप लाइफ की बात करते हो, किसी भी एसिड की लाइफ जो होती है वो दो तरह से, अभी इस लेवल के ऊपर FR1 लेवल के ऊपर मैं दो तरह से लाइफ की बात कर रहा हूं। जब FR2 की बात करूंगा तो वहां पे मैं एक लीगल लाइफ भी लेके आ जाऊंगा, लीगल लाइफ के ऊपर भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक होती है आपके पास एसिड की इकोनॉमिक लाइफ, एक होती है आपके पास यूजफुल लाइफ। एक होती है इकोनॉमिक लाइफ और एक होती है आपके पास यूजफुल लाइफ। अच्छा, इकोनॉमिक लाइफ क्या है? इकोनॉमिक लाइफ ये है कि आप किसी भी एसिड से मैक्सिमम बेनिफिट कितना उठा सकते हो, उसके बाद ये एसिड आपको बेनिफिट प्रोवाइड करने के काबिल नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे, मैंने एक मोबाइल फोन लिया, मैं जब एक मोबाइल फोन लेता हूं तो मैं कहता हूं यार इस मोबाइल को मैं 10 साल तक इस्तेमाल कर सकता हूं, ये मोबाइल फोन 10 ईयर्स तक मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, मैं इसको इस्तेमाल करता रहूंगा, ये मुझे बेनिफिट प्रोवाइड करता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बता रहा हूं कि ये मुझे टोटल मैक्सिमम बेनिफिट कितना प्रोवाइड कर सकता है, इसके बाद ये मुझे बेनिफिट प्रोवाइड करने के काबिल नहीं रहेगा। ये है इसका टोटल इकोनॉमिक लाइफ, कि आप इसको कब तक इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्या मैं वाकया ही उस मोबाइल को 10 साल इस्तेमाल करूंगा? नहीं, मैं कहता नहीं यार मैं तो 3 साल बाद मोबाइल चेंज कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस एसिड से मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट 10 ईयर्स के लिए उठाया जा सकता था, लेकिन मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं इसको 10 साल के इस्तेमाल नहीं कर रहा। यानी मैं से मुराद ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट डिसाइड करिए, हम इस एसिड को 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, शॉर्टर देन द इकोनॉमिक लाइफ एक पीरियड चूज करते हैं। तो ये जो यूजफुल लाइफ होती है, ये आपके पास डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट होती है। बिजनेस की जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है कि हम किस एसिड से कितना फायदा उठाएंगे। हमने हमेशा अकाउंटिंग के अंदर यूजफुल लाइफ को कंसीडर करना होता है, हमने कभी इस लाइफ को कंसीडर नहीं करना। हमने हमेशा यूजफुल जो लाइफ है उस यूजफुल लाइफ को अकाउंटिंग में कंसीडर करेंगे, इकोनॉमिक लाइफ को हम लोगों ने कभी भी कंसीडर नहीं करना। यूजफुल लाइफ क्या होती है? डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट होती है, नॉर्मली शॉर्टर देन द इकोनॉमिक लाइफ होती है, उसके इक्वल और शॉर्टर देन इकोनॉमिक लाइफ। तो एक एसिड 10 साल के लिए इस्तेमाल हो सकता था, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हम उसको 4 साल के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो 4 साल उसकी यूजफुल लाइफ है। इसका मतलब है कि अब मेरे लिए जो रेलिवेंट है वो यूजफुल लाइफ है, कि ये जो एसिड है मैं 4 साल इस्तेमाल करूंगा, और मैं अब अंदाजा लगा रहा हूं कि 4 साल में ये कितनी वैल्यू लूज करेगा। तो हमारे पास एक यूजफुल जो लाइफ है, ये मेरे पास एक एस्टिमेट है। ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसने ये बैठ के अंदाजा लगाया कि जब एक एसेट एक्वायर किया कि हम इसको कितना
इस्तेमाल करेंगे। वो टाइम के हिसाब से भी हो सकता है, कैपेसिटी के हिसाब से भी हो सकता है। लेट्स से हमने कहा कि इस एसिड की जो लाइफ है, हमने डिसाइड कर लिया कि ये जो एसिड है इसकी लाइफ है 4 ईयर्स। हम टाइम के हिसाब से देख रहे हैं और हमने कहा कि हम इस एसिड को 4 ईयर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये इसकी हमने यूजफुल लाइफ डिसाइड कर ली। अच्छा, अब ये एक एस्टिमेट लगाया। इसी तारीख को जिस दिन आपने एक एसिड एक्वायर किया था, यहां पे आपने एक और एस्टिमेट लगाना है। ये क्या एस्टिमेट है? इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, या इसको आप सैल्वेज वैल्यू बोलो। तो स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू एक ही चीज का नाम है। इसको आप जिस मर्जी नाम से बुलाओ। अब ये स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू ये क्या होती है? जिस दिन आपने एसिड एक्वायर किया उस दिन आपने बैठ के अंदाजा लगाया कि आप इसको कितना साल इस्तेमाल करोगे। हमने कहा इसको हम 4 साल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जब आप इसको 4 साल इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब है कि इस एसिड की जो लाइफ है वो 4 ईयर्स है। ठीक हो गया। 4 साल गुजरने के बाद यहां पे जब एसिड है, इसको आप 4 साल बाद क्या करोगे? इकोनॉमिक लाइफ तो इस एसिड की मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा ही होगी ना। हमने कहा इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है कि मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट कितना उठाया जा सकता है। इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो ज्यादा है। इकोनॉमिक लाइफ ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस एसिड की यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करेंगे कि हमने कितने साल इस्तेमाल करना है। हो सकता है इकोनॉमिक लाइफ 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो। हमने डिसाइड किया कि हम इस प्लांट को सिर्फ 4 साल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो 4 साल बाद क्या करेंगे? 4 साल बाद इसको हम बेच देंगे। अब जाहिर बात है कि एसिड जिसकी लाइफ 10, 15, 20 साल है, मैं उसको 4 साल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो 4 साल बाद जब बेचूंगा तो मुझे एक रीजनेबल अमाउंट उसको बेच के वापस मिलेगी। तो हमने कहा कि वो अमाउंट जो आपकी एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ होती है, जो एसिड को स्क्रैप करके, क्योंकि मेरे लिए स्क्रैप हो रहा है, मेरे लिए उसकी लाइफ 4 साल है, मेरे लिए वो एसिड 4 साल के बाद किसी काम का नहीं है। एक्चुअल में स्क्रैप का मतलब ये नहीं है कि वो एसिड अब नकारा हो गया, उसको उठा के फेंकना है। मेरे लिए वो स्क्रैप हो गया क्योंकि मैंने कहा था मैं 4 साल इस्तेमाल करूंगा, 4 साल बाद इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो मेरे लिए 4 साल बाद जब मैं इसको उठा के बेचूंगा, मार्केट में बेशक मुझे अच्छी कीमत मिलेगी, मैं उसको बोलूंगा कि ये मेरे लिए क्या है? स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू क्या है? ये मैं कहता हूं कि जब एसिड मैं बेचूंगा 4 साल बाद तो कितने का बिकेगा। ये अंदाजा मैं कब लगा रहा हूं? ये अंदाजा मैं आज 1 जनवरी 2024 को लगा रहा हूं, जब मैं वो एसिड एक्वायर कर रहा हूं। और मैं कहता हूं कि ये जो एसिड है 4 साल बाद लेट से 50,000 रुपए का, 60,000 रुपए का, कितने का भी बिक जाएगा। मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं। तो मुझे क्या काम करना है कि मैंने उस वैल्यू को आज की प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है कि ये एसिड अगर आज के दिन ही पुराना हो जाए और इसकी मार्केट वैल्यू में कमी हो जाए तो वो वैल्यू मैं यहां से लेस करूंगा। तो आपने बेसिकली जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसको आपने एस्टिमेट करना होता है इसी तारीख को। ये भी मेरे पास एक अदद एस्टिमेट है क्योंकि ये तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं। हो सकता है एसिड 4 साल बाद उतने का बिके, हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा का बिके, हो सकता है एसिड उससे थोड़ा कम का बिके। तो ये तो मेरा एक एस्टिमेट था ना, ये भी एक अंदाजा था और रीजनेबल एस्टिमेट होता है। आगे चल के आप एस्टिमेट कैलकुलेट भी करोगे और एक आध एस्टिमेट आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट किया हुआ भी है। डेप्रिसिएशन इटसेल्फ इज एन एस्टिमेट, तो एक रीजनेबल एस्टिमेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सम जजमेंट्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस। तो एक रीजनेबल एस्टिमेट होता है, ये नहीं है कि बैठ के आपने तुक्का लगाना शुरू कर देना। आपने उसके पास रीजनेबल बेसिस के ऊपर आप एक एस्टिमेट लगाते हो। तो बेसिकली हुआ ये कि आपने जब इनिशियल मेजरमेंट की तो आपने बेसिकली 3 बातों का ख्याल रखना है। क्वेश्चन के अंदर आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। जब एसिड लिया तो उसकी कॉस्ट क्या थी? मैंने कहा इस एसिड की कॉस्ट थी 1,10,000 रुपये, रुपीज 1,10,000। दूसरी चीज मुझे क्या पता होनी चाहिए? मैंने कहा इस एसिड की लाइफ क्या है? हमने कहा जी इस एसिड की लाइफ है 4 ईयर्स। मैंने कहा क्या इस एसिड की कोई स्क्रैप वैल्यू है? हो सकता है एसिड की स्क्रैप वैल्यू हो सकता है एसिड की स्क्रैप वैल्यू एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ना हो। हमने कहा जी इस एसिड की जो स्क्रैप वैल्यू है वो है रुपीज 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल बाद इस एसिड को बेच के मुझे 10,000 रुपये रिसीव हो जाना है।
तो इसका मतलब यहाँ पे मैं अब इसको जरा इवेलुएट करूं तो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट ये कह सकता हूं कि मेरे पास एसिड की जो कॉस्ट है वो है ₹1,10,000। इसको इधर ही लिखता हूं। मेरे पास एसिड की जो कॉस्ट है वो 1,10,000 पे है। ये एसिड की स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ₹10,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एसिड को जब मैं इसकी एंड ऑफ यूजफुल लाइफ के ऊपर बेच दूंगा तो 10,000 पे तो मुझे रिकवर हो जाएगा। तो ₹1,00,000 की अमाउंट ऐसी है जो मुझे रिकवर नहीं होगी। यानी 1,10,000 रुपए का एसिड है, इस 1,10,000 रुपए में से 4 साल बाद 10,000 रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे। तो 1,00,000 रुपए की अमाउंट ऐसी है जो मुझे रिकवर नहीं होगी। इसका मतलब है कि वो एसिड जो आज की तारीख पे मैंने 1,10,000 रुपए का लिखा हुआ है, वो एसिड जो 1,10,000 रुपए का मैंने लिखा हुआ है, 4 साल बाद वो 10,000 रुपए का रह जाएगा। तो 4 सालों में ये एसिड अपनी कितनी वैल्यू लूज करेगा? ये 1,10,000 रुपए से कम होके, ये देखो, ये 1,00,000 रुपए 10,000 रुपए से कम होके ये कितने का रह जाएगा? ये रह जाएगा ₹10,000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, इन 4 सालों में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसिड कितनी होगी? हमने कहा 1,00,000 रुपए होगी। ये जो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसिड है, क्या ये अचानक से हो रही है? नहीं, ये अचानक से नहीं हो रही। ये तो 4 साल का टाइम गुजर रहा है, ये टाइम गुजरने के साथ साथ वैल्यू में कमी आ रही है। ठीक हो गया। क्या ये डिक्रीज ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर है? हाँ, ये 4 साल गुजर रहे हैं, टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजरने की वजह से ये प्लांट पुराना होता जा रहा है, इस वजह से इसकी वैल्यू में कमी आ रही है। तो हमने कहा था कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसिड है ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर है ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। बिल्कुल। तो इसका मतलब है ये मेरे पास है डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये है वो डेप्रिशिएबल अमाउंट कि ये एसिड 4 सालों में अपनी 1,00,000 रुपए से वैल्यू लूज करेगा। ये जो एसिड अपनी वैल्यू लूज करेगा 1 साल 4 सालों के अंदर, इसको आप बोलोगे डेप्रिशिएबल अमाउंट। कल की क्लास में हम लोग यहीं से बात आगे स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट, ये 1,00,000 रुपए 4 सालों की वैल्यू है कि 4 सालों में इतना लूज हो रहा है। हमने क्या काम करना है? हमने इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को स्प्लिट करना है 4 सालों में। हर साल कुछ कुछ पोर्शन रिकॉर्ड करना है इसका। किस साल कितना पोर्शन जाना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। पहले साल ज्यादा करें, दूसरे साल कम करें, तीसरे साल उससे कम करें, या पहले सालों में सबसे ज्यादा सबसे कम करें, आखिरी वाले सालों में सबसे ज्यादा करें। ये मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के कि हमने इस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को, टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट को 4 सालों में स्प्लिट कैसे करना है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज की क्लास में मैंने कोशिश की है कि बड़ा डिटेल में आपको ये कंसेप्ट दूं। अब आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो कि आपने PRC4 ITA में डेप्रिसिएशन के बारे में कितनी कहानी पढ़ी थी, क्या आता था क्या नहीं आता था। ये कहानी सारी वो है जो मैं ITA में पढ़ाता हूँ बच्चों को। यहाँ पे FR1 में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो जिन्होंने ITA मुझसे नहीं पढ़ा हुआ, मुझसे किसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ उनके पास ये वाला नॉलेज हो, क्योंकि ये नॉलेज होगा तो हम आगे चल सकेंगे FR1 के अंदर। तो नॉर्मली अपनी क्लास में तो ये मैं ITA में ही पढ़ा देता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि FR1 के लिए आपकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, तो मैंने दोबारा से इसको डिटेल में डिस्कस कर दिया। आई होप सो आपको समझ आया होगा।